गाइस, तो ये वीडियो जो है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के बारे में है। तो इसमें हम ट्रॉमेटिक इंजरी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा किस वजह से होती है, कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं, इसको डायग्नोस कैसे किया जा सकता है कि कौन सी सेवेरिटी का है, साथ ही साथ इसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, जैसे कि नेम से पता है, ट्रॉमा, एक्सीडेंट, कुछ भी हो जिसकी वजह से ब्रेन को इंजरी हो। ठीक है, इंट्राक्रेनियल इंजरी हो, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना। तो बाहर से कोई चीज़ लग गई या सर कहीं पे जाके लग गया, तो ये सब केसेस हो सकते हैं। तो अगर इसकी इंसिडेंस की बात की जाए कि मतलब कौन सी चीज़ों की वजह से हो सकता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, तो ज़्यादातर जो नॉन एक्सीडेंटल ट्रॉमाज है, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो उनमें दो चीज़ें कॉमन है। एक फॉल्स या नॉन एक्सीडेंटल ट्रॉमास। ठीक है, कोई ट्रॉमा ऐसा जो एक्सीडेंट के अलावा हुआ, तो 17% ऑफ इन्फेंट्स में जो है ना, जो 17% ऑफ ब्रेन इंजरीज इन्फेंट को होती है, वो नॉन एक्सीडेंटल ट्रॉमास की वजह से होता है। मतलब इन्फेंट्स में नॉन एक्सीडेंटल ट्रॉमा ज़्यादा है, और एज 1 to 4 में फिर थोड़े से कम है उसका। ठीक है, मोटर व्हीकल रिलेटेड इंजरीज की मोक मतलब एक्सीडेंट बाय रोड पे एक्सीडेंट हो, तो वो ज़्यादातर एडोलेसेंस का होता है ना, क्योंकि बच्चे तो ज़्यादातर रोड्स पे इतना नहीं जाते ना, बड़े लोग ज़्यादा जाते हैं। तो वो ज़्यादा कॉमन किस में है? एडोलेसेंस में ज़्यादा कॉमन है, एडोलेसेंट्स में ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, ये इसकी परसेंटेज भी लिखी है, एडोलेसेंट्स में 66 है, जबकि यंग चिल्ड्रन में 20% है। ठीक है, फॉल्स का मैंने बताया है कि जो बच्चे छोटे होते हैं उनमें फॉल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अंडर एज 14 की इन्होंने 39% लिखी हुई है, लेकिन जैसे ही 5 ईयर से कम का बच्चा हो, उसमें और भी ज़्यादा चांसेस होते हैं गिरने के। तो ये सारी वो थी। अच्छा, तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? सर लग गया तो अंदर क्या होगा? अंदर सबसे पहले एक तो ब्रेन लगेगा, ब्रेन की इंजरी होगी, जो कि कहलाता है प्राइमरी इंजरी। ठीक है, तो ब्रेन की इंजरी होगी, साथ ही साथ उधर हो सकता है ब्लड एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाए, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा सर के अंदर, सीजर्स आने शुरू हो जाए, कोई भी हो सकता है। तो ये जिस तरह इधर नीचे लिखा हुआ है, हाइपॉक्सिया हो सकता है, इन्फार्क्शन हो सकता है, मतलब कॉम्प्लिकेशन आ रही है। उस कॉम्प्लिकेशन की वजह से और भी मसला बन रहा है। जैसे कि अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर, लेट सपोज हेड लग गया, ब्रेन अंदर इंजरी हो गई, उसकी रगें जो है वो हो गई, क्या कहते हैं, फट गई, तो उधर से ब्लड लीकेज होगी, उधर ब्लड एक्यूमुलेट करेगा, सर के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, सर के अंदर जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो नीचे से ब्लड ऊपर नहीं जा सकेगा ब्रेन की तरफ। क्यों? क्योंकि वो ब्रेन वाली जगह में ऑलरेडी इतना प्रेशर क्रिएट हुआ है, तो उधर और जगह नहीं है जाने की ब्लड, तो ब्लड ऊपर नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ब्रेन को, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा इंजरी होगी। तो सबसे पहले जो मैंने बताया, ब्रेन लगा, इंजरी हुई, तो वो प्राइमरी इंजरी कहलाएगी। फिर उसके बाद जो उधर ब्लड बना, ये मैंने एग्जांपल दी ब्लड की, कुछ भी हो सकता है, सीज़र हो सकता है, सीज़र की वजह से सर और ज़्यादा लग सकता है, और ज़्यादा इंजरी हो सकती है, तो वो सेकेंडरी इंजरी में आता है। ठीक है, तो दो टाइप्स की इंजरीज हो सकती है। ठीक है, तो जब सर लगता है कहीं पे, तो ब्रेन की इंजरी कैसे होती है? ब्रेन जो है अंदर स्कल के साथ जाके लगता है, उसके अंदर शेयर फोर्स आ सकती है, डिसलरेशन फोर्स आ सकती है, रोटेशनल फोर्स आ सकती है, और इसी की बेसिस पे जो है ना, इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है, कूप एंड काउंटर कूप इंजरीज। ठीक है ना, सर आगे जाके लगा, कूप हो गया, उधर से जाके वापस पीछे जाके लगा और पीछे की साइड पे इंजरी होगी, काउंटर कूप। ठीक है, तो डिफ्यूज स्वेलिंग एंड सेकंड इम्पैक्ट सिंड्रोम, बच्चों में क्या होता है, बच्चे हो गए कि बड़े हो गए, बच्चों में जो है एज़ कम्पेयर टू बड़े, अगर सर उनका लग जाए तो उनमें स्वेलिंग ज़्यादा होती है। क्यों होती है? उधर न्यूरो रिलीज हो सकते हैं, एक्साइटोटाक्सिक्स। ठीक है, इसके अलावा बच्चा इमेच्योर ब्रेन होता है ना, तो इस वजह से उधर ज़्यादा रिलीज हो सकते हैं। इसके अलावा इंक्रीज्ड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो सकता है। इसके अलावा ब्लड ब्रेन परमिएबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ब्लड ब्रेन बैरियर की, जिसकी वजह से ब्लड ज़्यादा क्रॉस करता है, ब्लड से कम चीज़ें ज़्यादा क्रॉस करती है, सॉरी ब्लड नहीं, ब्लड से चीज़ें ज़्यादा क्रॉस करती है, तो उधर मतलब चीज़ें ज़्यादा आ रही है, स्वेलिंग ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो बच्चों में ज़्यादा स्वेलिंग हो सकती है। जब ज़्यादा स्वेलिंग होगी
लेट सपोज बच्चे का सर लगा है, उधर स्वेलिंग शुरू हो गई है, ऑलरेडी ब्रेन की इंजरी हो गई है ना, साथ ही स्वेलिंग हो गई है, तो उस टाइम उसका ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा होता, फंक्शन सही से नहीं कर रहा होता। तो स्वेलिंग की वजह से क्या हो सकता है, एक तो ऑलरेडी स्वेलिंग की वजह से कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, लेकिन उस स्वेलिंग के साथ एक फिनोमिनन है, एक और चीज़ होती है जिसे कहते हैं सेकंड इम्पैक्ट सिंड्रोम। सेकंड इम्पैक्ट मतलब दूसरी बार इम्पैक्ट लगना, ठीक है। तो जब ऑलरेडी स्वेलिंग हुई हुई ब्रेन में तो वो काम नहीं करता सही से, ठीक है ना। तो वल्नरेबल स्टेट में होता है। सेकंड फर्स्ट इम्पैक्ट जब हो जाए उसके बाद वल्नरेबल स्टेट में ऑलरेडी ब्रेन होता है। तो उस टाइम अगर बच्चे का सर, वैसे भी उसे चक्कर आ रहे होते हैं, अगर फिर से लग जाए, अगर गिर जाए, वो चक्कर आ रहे और उसका सर फिर से लग जाए दूसरी बार, तो इस केस में क्या हो सकता है, सेकंड कंकशन में इंट्राक्रेनियल प्रेशर इतना ज़्यादा हो सकता है, या एपनिया हो सकता है, सांस नहीं ले सकता, हर्निएशन हो सकती है, इसके अलावा सेरेब्रल इस्कीमिया हो सकती है, इवन ब्रेन डेथ तक हो सकती है सेकंड इम्पैक्ट सिंड्रोम की वजह से। तो अगर बच्चे का सर एक बार लग गया तो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना कि दूसरी बार फिर से ना लग जाए। तो ये आपको मैंने स्वेलिंग के बारे में बताया। अब स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि वो नॉन एक्सीडेंटल ट्रॉमा की जो प्रिवेलेंस है वो इन्फेंट्स में ज़्यादा थी। बच्चों को हम लोग पकड़ते हैं तो उनको झटका उसके सर को लग सकता है, हम लोग उसको अगर वैसे पकड़ के ऊपर उछाले और वापस पकड़े तो उसका सर पे झटके लग सकती है। ट्रॉमा तो ना हुआ ना, लेकिन एक्सीडेंट तो ना हुआ ना, लेकिन फिर भी उसके सर में इंजरी हो रही है, ब्रेन आगे पीछे लगता है, शेकन बेबी सिंड्रोम इसे कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें उसकी वेसल्स जो होती है फ्रेजाइल होती है बच्चे की, तो उसकी टीयरिंग हो सकती है, ब्रिजिंग वेंस जो उधर होती है, वेसल्स होती है, उनकी टीयरिंग हो सकती है, और इसकी वजह से ब्रेन इंजरी हो सकती है। अच्छा, शेकन बेबी सिंड्रोम के साथ एक क्लिनिकल ट्रायल एसोसिएट करता है जो कि सबड्यूरल हेमरेज है। उधर देखिए रगे क्या हो रही है, टीयर हो रही है, तो ड्यूरा के नीचे वाली लेयर में हेमरेज होगी। इसके अलावा रेटिना वाले रीजन में हेमरेज होगी, और साथ ही साथ इंसेफेलोपैथी, ब्रेन की मसले आ सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमने देख लिया, अब हमने सारा देख लिया कि किन किन लोगों को कौन कौन सा हो सकता है। और अब जो है आते हैं कि एक बंदे को हो गया है, किसी बच्चे को हो गया है, तो हम लोग कैसे देखेंगे कि इसको कौन सा कितने ग्रेड का, कितनी सेवेरिटी का हुआ है, और इसमें इंटरवेंशन की ज़रूरत है कि नहीं, या और क्या मसले इसमें आ सकते हैं। तो इसके लिए हम दो तीन चीज़ें यूज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो हम लोग यूज़ करते हैं ग्लासगो कोमा स्केल। एक बच्चा जैसे ही आया उससे चक्कर मतलब गिरा है ना, तो सबसे पहले उसमें ग्लासगो कोमा स्केल देखेंगे। दूसरी चीज़ देखेंगे एमनीजिया, पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीजिया, ठीक है। तीसरी चीज़ देखेंगे अनकॉन्शियसनेस कितनी देर के लिए थी। इन तीन चीज़ की बेसिस पे हम, तीन चीज़ कह रहा हूँ, तीन चीज़ें की बेसिस पे, चीज़ों की बेसिस पे हमें पता चलेगा कि उसकी सेवेरिटी कितनी है और इसमें क्या इंटरवेंशन करनी चाहिए। तो सबसे पहले ग्लासगो कोमा स्केल की बात करें तो स्कोर 8 से लेस हो तो कोमाटोस कहलाता है, ठीक है, सेवियर इंजरी में आता है। 9 to 11 ग्लासगो कोमा स्केल के साथ आया है तो वो क्या है, मॉडरेट इंजरी हो इसके ब्रेन को। 12 to 15 हुई है तो माइल्ड इंजरी। तो ग्लासगो कोमा स्केल आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप लोग नेट पे भी देख सकते हैं। अच्छा, तो ये एक पेकान रूल है, पीडियाट्रिक इमरजेंसी केयर एंड केयर अप्लाइड रिसर्च नेटवर्क, पेकान बनता है इससे, इसकी एब्रीवेशन है। तो ये रूल क्या है कि अगर एज 2 ईयर्स या उससे 2 ईयर्स या उससे कम का बच्चा है उसके लिए अलग रूल है, और एज 2 ईयर्स या उस अच्छा एज 2 ईयर से कम और एज 2 ईयर्स या उससे ज़्यादा का बच्चा, तो एज 2 ईयर से कम के बच्चे के लिए ये वाले रूल्स हैं, एज 2 ईयर या उससे ज़्यादा के बच्चे के लिए ये वाले रूल्स हैं। अगर 2 ईयर से कम का बच्चा है तो उसका अगर GCS लेस देन और इक्वल टू 14 है, साथ ही साथ AMS है, अल्टर मेंटल स्टेट, ठीक है, मतलब वो मेंटली अभी अपनी जगह पे नहीं है, वो ओरिएंटेड नहीं है, साथ ही साथ स्कल फ्रैक्चर हुआ है। तो अगर इनमें से एक भी क्राइटेरिया है, लेट सपोज GCS 14 या 14 से कम है, या इसके अलावा अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है या स्कल फ्रैक्चर है, इन तीनों में से एक भी हो तो CT स्कैन करना है, क्योंकि बच्चे को चांसेस है कि उसे 4.3 या 4.4% रिस्क है कि इससे हो सकता है TBI हो।
अच्छा, अगर इनमें से एक भी नहीं है तो फिर हम लोग देखेंगे हिस्ट्री में कि उसको स्काल्प हीमाटोमा तो नहीं हुआ था, या एटिपिकल बिहेवियर तो नहीं शो किया था, इसके अलावा ग्रेटर और इक्वल टू 5 सेकेंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तो नहीं शो की, या सवेयर इंजरी मैकेनिज्म तो नहीं था। अगर था तो उस केस में ऑब्जर्वेशन या सीटी स्कैन करेंगे। इस केस में जो है 0.9% रिस्क होता है कि उसे हो सकता है टीबीआई हो। अगर नहीं था तो इस केस में फिर टीबीआई नहीं, वो नहीं करते सीटी स्कैन। ये जो रूल बना हुआ है सीटी स्कैन के लिए बना हुआ है। अच्छा, जबकि अगर एज 2 या उससे ज़्यादा है तो उस केस में ये क्राइटेरिया में से अगर एक पे भी उतरता है तो सीटी स्कैन करेंगे, अगर नहीं तो फिर हिस्ट्री में ये चीज़ें देखेंगे। बड़ा बच्चा है तो उसमें कॉन्शियसनेस को देखते, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हेडिक, वॉमिटिंग, सेवियर इंजरी मैकेनिज्म, अगर ये वो है तो उस केस में फिर सीटी स्कैन करेंगे। सही है, तो ये पेकहम रूल है। अच्छा, तो मैंने आपको बताया है कि बच्चा इंजरी की हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि इसको किस लेवल की इंजरी हुई है, किस ग्रेड की टीबीआई हुआ है। तो सबसे पहले जीसीएस हमने देखना है। दूसरी चीज़ मैंने बताया पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीजिया देखना है। ठीक है, इसके लिए एक टेस्ट यूज़ होता है COAT, चिल्ड्रंस ओरिएंटेशन एंड एमनीजिया टेस्ट। ठीक है, 16 आइटम्स इसके अंदर होते हैं, 16 सवालात इस तरह। ठीक है, जिनमें तीन चीज़ों पे फोकस किया जाता है। एक, वो जनरली ओरिएंटेड है कि नहीं। जनरली ओरिएंटेड का क्या मतलब, वो किस जगह पे है, क्या टाइम है, क्या हो रहा है। टेम्पोरल, टाइम रिलेटेड, वो ओरिएंटेड है कि नहीं। साथ ही साथ मेमोरी रिलेटेड सवालात होते हैं। तो 16 टोटल सवालात होते हैं। और जब कोड स्कोर, पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीजिया का हम कैसे पता लगाते हैं कि इसको कितने टाइम के लिए पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीजिया हुआ है। वो कोड स्कोर जब तक एबनॉर्मल आ रहा है तो तब तक हम लोग कहते हैं कि इसको इतने दिनों के लिए या इतने टाइम के लिए पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीजिया हुआ था। ठीक है, तीसरी चीज़ मैंने बताई है अनकॉन्शियसनेस कितनी देर के लिए थी, बेहोश कितने टाइम के लिए हुआ था। ठीक है, तो अब ये जो टेबल है इसको आप लोग रट्टा मार ले, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, ये काफ़ी जगहों में आपने देखा होगा। तो इसी की बेसिस पे ब्रेन इंजरी सेवेरिटी को बता सकते हैं। माइल्ड ब्रेन इंजरी में कौन सा क्राइटेरिया होता है, ग्लासगो कोमा स्केल 13 से 15 होता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीजिया लेस देन 1 आवर होता है। अनकॉन्शियसनेस जो है वो बच्चा 15 मिनट्स से कम टाइम के लिए बेहोश होता है। सही है, अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो मॉडरेट में आ सकता है। अगर 9 to 12 ग्लासगो कोमा स्केल में आया है। इसके अलावा एमनीजिया 1 दिन तक था, 1 घंटे से लेके 1 दिन तक था। माइल्ड में 1 घंटे से कम था, इसमें 1 घंटे से 1 दिन तक। और साथ ही साथ जो कॉन्शियसनेस स्टार्ट में हुई थी वो 15 मिनट से हो सकता है 1 दिन तक हो। ठीक है, सवेयर में क्या होता है, सवेयर में जो है कोमा होता है। ठीक है, बच्चा कोमा में होता है। GCS 8 से कम आता है, 3 से 8 के दरमियान होता है। इसके अलावा पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीजिया ग्रेटर दैन 1 डे। ठीक है, इसमें 1 आवर से ज़्यादा था, 1 आवर से कम था। ये 1 आवर से लेके 24 आवर्स तक, और ये 24 आवर्स से ज़्यादा। तो सेवेरिटी इसमें 1 से 90 डेज तक, और 90 डेज से भी ज़्यादा अगर बच्चा अनकॉन्शियसनेस में है तो वो प्रोफाउंड ब्रेन इंजरी हुई है। तो मोटर डेफिसिट्स की बात की जाए, अब ज़रा एक एक मतलब सिम्टम देख रहे हैं कौन कौन सा आ सकता है, कौन से वाले में ज़्यादा कॉमन है। तो सबसे पहले मोटर डेफिसिट, अगर फोकल ब्रेन इंजरी हुई है, जैसे कि एक स्पेसिफिक पार्ट इन्वॉल्व हुआ है, तो फोकल कब हो सकती है, जब ब्रेन के एक स्पेसिफिक पार्ट जो कि लेट सपोज मोटर के लिए अगर इन्वॉल्व है, मोटर कोर्टेक्स, सिर्फ वही जगह डैमेज हो। वो किस केस में डैमेज हो सकती है, अगर उधर किसी ने छुरी मार दी है, उधर गोली लग गई है, उधर कोई ट्यूमर था जिसको निकाला है, तो वो स्पेसिफिक एक ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है। तो उस केस में जो है प्रोग्नोसिस अच्छी है एज कम्पेयर टू अगर पूरा ब्रेन इन्वॉल्व है। ठीक है, जैसे कि बंदे का सर लगा है, गाड़ी से गिरा और सर लगा है, तो पूरा ब्रेन उसके इन्वॉल्व हो सकता है, डिफ्यूज़ इंजरी हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म आउटकम जो है इसमें कंपेयर किया जाए डिफ्यूज़ इंजरी से तो अच्छे है। अच्छा, डिफ्यूज़ डैमेज में जो है डिफ़िकल्टीज विद बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स ज़्यादा होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स का मतलब, सॉरी। अच्छा, तो मतलब ज़्यादा, मतलब ये बैलेंस इश्यूज़ का बता रहा हूँ, इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इनका जो ग्रॉस मोटर कंपोजिट, ये एक अलग स्केल है, तो वो उसमें जो है ये जितने भी सबसेट्स हैं उनमें इनका स्कोर लो आता है। ठीक है, और इसी तरह अपर लिम्ब स्पीड और डेक्सटेरिटी का भी। बैलेंस की बात की जाए तो बैलेंस TBI के बाद ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसमें देखिए बैलेंस में कौन कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है। बैलेंस में तीन चीज़ें मेन इन्वॉल्व होती है, एक आपकी आइज़, दूसरा आपका ये वेस्टिबुलर सिस्टम,
तीसरा आपके प्रोप्रियोसेप्टर्स, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों के थ्रू आप बैलेंस बराबर रखते हैं। अगर इनमें से एक चीज़ भी इम्पेयर हो तो आपका बैलेंस में थोड़े बहुत मसले आ सकते हैं। तो इसमें क्या हो सकते हैं, वेस्टिबुलर सिम्टम, वेस्टिबुलर फंक्शन इम्पेयर्ड हो सकता है, जिसकी वजह से वर्टिगो भी हो सकता है, बैलेंस इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, सर चकराना। इसके अलावा अगर इसको कैसे चेक किया जा सकता है अगर किसी को बैलेंस का मसला है कि नहीं, जैसे कि मैंने बताया अगर वेस्टिबुलर इशू है तो मैंने बताया 3 कंपोनेंट्स है, एक वेस्टिबुलर है, एक आइज़ है और एक प्रोप्रियोसेप्टर्स है। तो अगर वेस्टिबुलर काम नहीं कर रहा तो आइज़ तो है ना, आइज़ के थ्रू बंदा बैलेंस कर सकता है। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं इसका वेस्टिबुलर सिस्टम इन्वॉल्व हुआ हुआ है, उसकी आंखें बंद कर दो। जब वो आंखें बंद करेगा तो उसका वेस्टिबुलर अगर काम नहीं करा तो बैलेंस उसका ख़राब हो सकता है, गिर सकता है। तो इससे हमें अंदाज़ा हो सकता है इसको वेस्टिबुलर के इशू है। पोस्टरल इंस्टेबिलिटी ऐसे चेक की जा सकती है आंखों को बंद करवा के, ठीक है। तो गेट एनालिसिस और वेस्टिबुलर टेस्टिंग करनी है ताकि हमें पता चले कि क्या मसले आ रहे हैं। और इसके बाद ट्रेमर, ये एक और है, ये भी हो सकता है टीबीआई के साथ, और प्रॉक्सिमल पार्ट्स पे ज़्यादा होता है। अच्छा, और ये एक और बात, ट्रेमर एफर्ट या मूवमेंट के साथ और ज़्यादा होता है। स्पास्टिसिटी हो सकती है क्योंकि ब्रेन जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन्स उधर होते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन्स डैमेज हो गए तो स्पास्टिसिटी ज़्यादा होती है बॉडी में। तो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस ज़्यादा हो सकते हैं, साथ ही साथ वो स्पास्टिसिटी। अच्छा, डिस्टोनिया में इनवॉलंटरी सस्टेन्ड या इंटरमिटेंट मसल कंट्रैक्शन, रेपिटेटिव मूवमेंट्स, एबनॉर्मल पोस्चर, ये चीज़ें आ जाए तो डिस्टोनिया कहलाता है। तो ये हो सकता है। अब सिम्टम्स वगैरह सब हमने देख लिया क्या कुछ हो सकता है टीबीआई में। अब इसकी रिहेबिलिटेशन और ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं हम लोग। तो हमने देखना है उस टीबीआई में क्या उसे मसला हो रहा है, अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकते हैं उसका बैलेंस इंप्रूव करने में, इस तरह उसकी फिजिकल जो मसले आ रहे हैं उसे कम करने में, ठीक है, उसके कॉग्निटिव मसलों को कम करने में, इमोशनल एरियाज़ में, सोशल में, हर एक चीज़ पे हम अपनी तरफ से काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि डिसेबिलिटी कम की जा सके। तो इसमें सिर्फ फिजिकल थेरेपिस्ट इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें साथ ही साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, साथ ही साथ स्पीच और लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, तो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है। और इसमें क्या कौन सी की जा सकती है, सबसे पहले तो फिजिकल थेरेपी हो सकती है, सेंसरी स्टिमुलेशन, इसके अलावा फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी पोजीशनिंग पे काम कर सकती है, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स, एक्टिविटीज़ हेड ट्रंक कंट्रोल पे, ओरल स्टिमुलेशन, ओरल मोटर फंक्शन अच्छा करने के लिए, स्पीच थेरेपी पे काम किया जा सकता है, साइको सोशल थेरेपी पे। और ये बड़ा ख़तरनाक टेबल दिया हुआ है। अच्छा, अभी इधर जो हमने इससे पहले जो टेबल पढ़ा था कि जिसमें ग्रेड 1 2 3 था, इधर भी उन्होंने वो लिखा हुआ है। अच्छा, इनका थोड़ा सा अब इसमें क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है इनका, ठीक है ना, कंकशन का, ये टीबीआई का नहीं, इधर कंकशन के इन्होंने लिखे हुए ग्रेड्स, ठीक है। तो वो वाला भी याद कर ले। इसमें जो है ये वाला भी याद कर ले। इसमें ये चीज़ मैनेजमेंट देखे, मैनेजमेंट अगर ग्रेड 1 का है तो ग्रेड 1 में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इस वाले में नहीं होती, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है और 15 मिनट्स के अंदर अंदर सिम्टम्स जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो इस केस में देखते हैं अगर सिम्टम्स ख़त्म हो गया है तो फिर उसको वापस एक्सरसाइज की तरफ छोड़ देते हैं। जबकि ग्रेड 2 का ये आप लोग देख ले, ग्रेड 3 का देख ले, इसमें इतना कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाली स्लाइड ख़त्म होगी। बाय बाय।